सर लोगों का परसेप्शन ही वन नाइट स्टैंड्स या फिर कैजुअल डेटिंग ऐसे बहुत से लोगों का वहाँ पे जाने का परसेप्शन ही होता है। कुछ डेटिंग एप्स जो है वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए है, कुछ डेटिंग एप्स जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप के लिए है। सो प्रॉब्लम वो जिनसे आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उनमें नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है। सेक्सुअल रिलेशन दो लोगों के बीच में एकदम कैजुअल जैसे हो गया है। Nowadays everyone is having that access to internet जहाँ से वो हर एक चीज़ easily पता कर सकते हैं। जेंजीज है वो ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं टुवर्ड्स मास्टरबेशन। पोर्नोग्राफी जो भी देख रहे हैं वो अभी वक्त है, टाइम है, कुछ काम नहीं है तो देख लिया, ऐसे नहीं है। शादी से पहले जवान लड़के लड़कियां आपस में संबंध बना रहे हैं और ये सच्चाई है। अगर आप आपके माइंड में फिक्स हो, क्लियर हो कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, कोई तो साथी चाहिए। कोई भी आदमी अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। अभी क्या हो रहा है कि बहुत फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है कि हम दोस्त हैं, किस लिए? सिर्फ सेक्स के लिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। एक रूम में जाएंगे, सेक्स करेंगे, जब लगा मैं मेरी तरफ जाऊंगा तो तुम्हारी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। यस, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। जवान खून है, उसमें सेक्स के बारे में जिज्ञासा इतनी है, जानना है, सब जानना है, क्या करना है, कैसे करना है। In future, what will happen with the Gen Zs? उनके लिए as a dating app, are they using it in a right way or they are also in the same path as millennials? Gen Zs को सोशल मीडिया से नॉलेज नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उम्र के हिसाब से सेक्स के लिए क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होगी ही। 16-17 साल के बच्चों को जाके बोलेंगे संबंध कैसे रखना है, वो तो बोलेगा क्या पागल है, मेरे को पता है। तो ये ऐसे पॉडकास्ट से ये चीज मुझे लोगों को बोलनी है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस शो द निखिल मावड़े शो पर। तो आज मेरे जो गेस्ट है वो काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट है। सो आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं जेन जी वर्सेस मिलेनियल, लव इन द प्रेजेंट एंड लव इन द पास्ट, इसके बारे में। आज के मेरे जो गेस्ट है, ही इज़ अ वेरी फेमस वेल नोन गायनाकोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे, डॉक्टर सागर पाठक। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। और आज ये टॉपिक को आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो सर आज का ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपना क्रिस्प इंट्रोडक्शन दे विद इन 30 to 45 सेकेंड, ताकि सर ये टॉपिक पे हम जा पाए। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर सागर पाठक, मैं पूना में एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन करके प्रोफेशनल हूँ। उसके साथ में मैं जो करता हूँ वो है रिलेशनशिप काउंसलिंग और सेक्सुअल काउंसलिंग। ये सेक्सुअल काउंसलिंग जो है ना, ये बहुत लोग नहीं करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये मेरा पैशन है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गायनेकोलॉजी मेरा पेट भरता है और काउंसलिंग जो स्पेशली सेक्सुअल काउंसलिंग वो मेरा दिमाग भरता है। सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग विद इट। बहुत पैशनेट हूँ इस बारे में। तो आपने आज मुझे बुलाया इस बारे में बात करने के लिए, तो आपसे तो मैं ज़्यादा खुश हूँ। ग्रेट सर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ क्रिस्प इंट्रोडक्शन। और मुझे सर अच्छा लगा, इवन हम जब पहले भी बात कर रहे थे, आई डिडंट नो आपका इतना पैशन ये टॉपिक के लिए। तो सर बहुत सी चीज़ें आज मैं भी जानूंगा और मेरी ऑडियंस भी जानेंगी। सो सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ सर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा बिकॉज यू आर बीइंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन और आप सभी आंसर भी बहुत पोलाइट वे में देते हैं सर। सो सर क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में प्यार जो है ट्रांजैक्शनल हो चुका है? ट्रांजैक्शनल इन द सेंस कि लोग आज के ज़माने में रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनको क्या ज़्यादा मिलेगा। दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गेनिंग समथिंग rather than giving something। और सेकेंड सर, इज इट बिकॉज कि लव, कमिटमेंट और ये सब चीज़ों पे लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं रहा है और ज़्यादा फोकस रहा है कि उसमें से उन्हें क्या मिलेगा? नहीं निखिल जी, एक सबसे पहली बात हमको जान लेनी चाहिए कि प्यार, रिलेशनशिप ये ज़माने से नहीं बदलता है, सिर्फ उसके मायने बदलते हैं। उसको आप अप्रोच कैसे करते हो वो बदलता है। हर एक को किसी के साथी की ज़रूरत होती है। हमेशा ज़िंदगी भर कोई ना कोई साथी तो हर एक को चाहिए होता है। हुआ क्या है कि आजकल लोग रिलेशनशिप को
एक जिम्मेदारी की तरह ले रहे हैं। ओके। पहले क्या होता था कि हम इतना सोचते नहीं थे कि शादी हो गई तो ठीक है, जिम्मेदारी इतनी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने के लिए बाकी के लोग होते थे, आपके माँ बाप होते थे, सास ससुर होते थे, रिश्तेदार होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हो या शादी करते हो तो उस सब की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। फिर वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब जो जिम्मेदारी है ना वो आपको लेनी पड़ती है। और इस वजह से वो जिम्मेदारी से डर एक बैठ गया है। तो इसलिए क्या लग रहा है आज के ज़माने के लोगों को, स्पेशली जेनजी जो बोल रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि क्यों ये जिम्मेदारी लेना है? मैं तो अपने जीवन में सुखी हूं ना। जी। मैं जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, शाम को आता हूँ, थोड़ी सी पार्टी करता हूँ, सो जाता हूँ। तो मुझे दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी क्यों लेना है? वो कब उठेगी, कब सोएगी, कब उनके साथ घूमने को जाएंगे? नहीं, जरूरत नहीं ना, ये जिम्मेदारी क्यों लेना है? लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आता है कि ये जिम्मेदारी जो है ना, ये जिम्मेदारी एक बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी हमको अच्छी लगती है। हर एक को अच्छा लगता है कि दूसरे के प्रति कुछ तो अच्छा करे, उसको खुश करे, हर एक को लगता है, फिर औरत हो मर्द हो किसी को भी। तो ये जिम्मेदारी बोझ नहीं है, ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर ये बोझ समझने लगे तो फिर भागते जाएंगे। ओके। तो इसीलिए रिश्ते कभी बदलते नहीं हैं, उसके सिर्फ मायने बदलते हैं, हम उनको किस तरह से लेते हैं वो बदलते हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल आंसर। सर, अभी इसी में मैं पूछना चाहूँगा जेनजीज का, जैसे हमने अभी बात की। सर, आज के जो इंटरनेट के ज़माने में है, कोई भी पर्सन आज बहुत इजीली अपोजिट जेंडर को अप्रोच कर पाता है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स। सर, अभी लोगों के पास एज अ पार्टनर बहुत ऑप्शन हो चुके हैं, और अगर उनको कोई पर्टिकुलर जेंडर से, अगर वो कोई अपोजिट जेंडर से भी अट्रैक्ट हो या फिर कोई जेंडर से अट्रैक्ट भी हो, तो काफ़ी ईजीली वो उन्हें अप्रोच कर पाते हैं, एंड उनको उसके कारण बहुत से ऑप्शन मिल गए हैं। सो आपको क्या लगता है सर, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? हम अगर बहुत पुराने ज़माने में जाएंगे तो एक लड़के को लड़की से बात करते समय भी डर लगता था। एग्जैक्टली सर। अभी क्या हो गया कि लड़का और लड़की में का जो मूलभूत फर्क है वो छोड़ के बाकी का सब सेम हो गया है। ओके। तो कोई भी किसी को अप्रोच कर सकता है, ये अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इस वजह से दोनों जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जी। लेकिन जब ये चॉइस रिलेशनशिप को आता है तो क्या हो जाता है कि हमेशा एक डर लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाऊं तो शायद कोई और अच्छा पार्टनर मेरे को मिल सकता है। जैसे हम कपड़े की दुकान में जाते हैं, एक साड़ी अगर देख ली, पहली देख ली, बहुत अच्छी लगती, जी। तुरंत खरीद लेते हैं क्या? कभी नहीं लेते हैं। और 2 दिखाओ, और 4 दिखाओ, और 5 दिखाओ, और फिर उसके बाद वो पहली ही साड़ी देखते हैं, वही बाय करते हैं। तो इसी तरह से अभी ये मिलेनियल्स का सोशल मीडिया की वजह से ऐसे हो गया है कि अरे ये जो पार्टनर है इसमें ये गुण है, ये पार्टनर में ये गुण है, उस पार्टनर में ये गुण है, तो चूज किसको करूं? मतलब खाने के लिए पंच पकवान है जी, लेकिन कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यही सोचना और यही सिलेक्ट करना उनको नहीं आ रहा है। करेक्ट। और इस वजह से क्या होता है कि फिर वो एक तो चूज ही नहीं करते हैं। दिस लेड टू कंफ्यूजन। हाँ सर, अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग, आपने जब साड़ी वाला एग्जांपल दिया, सर आई एम इनटू रियल एस्टेट कंसल्टिंग। मैं जब भी कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, मोर देन बाइंग, वो कंफ्यूज हो जाता है। सो सर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हो रहा है कि लोग कंफ्यूजन में ज़्यादा जा रहे हैं। प्रॉपर्टी और पार्टनर इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। बट क्या होता है, हमेशा आपकी जो अपेक्षाएं होती है, देखो हर एक की पार्टनर की प्रति कुछ अपेक्षाएं होती है। एक शारीरिक होती है कि मेरा पार्टनर ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे उसकी फिजिक होनी चाहिए। दूसरी होती है ये मानसिक होती है कि मेरे पार्टनर मुझसे कैसे और मानसिक रूप से कनेक्ट हो जाए। तीसरी इमोशनल होती है, भावनिक होती है कि मुझे और मेरे पार्टनर के बीच में कौन सा और कैसा इमोशनल बॉन्ड होना है।
तो ये ऐसी उसके साथ में सामाजिक होती है कि उसका एजुकेशन क्या है, उसके पास पैसे कितने हैं, वो गाड़ी कौन सी चलाता है, रियल इस्टेट कौन सा है। तो ये सब जो अपेक्षाएं हैं वो सब एक ही व्यक्ति में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। हो सकता है कि ये होने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर समझो मुझे एक आधी हीरोइन अच्छी लगती है, तो क्यों अच्छी लगती है? मे बी उसका फिजिकल अपीयरेंस की वजह से मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अगर जब तक मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, जब तक वो व्यक्ति के सहवास में मैं नहीं रहूंगा, तब तक उसका स्वभाव नहीं चलेगा पता, उसकी पर्सनैलिटी क्या है समझ में नहीं आएगी। तो शायद वो दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है जी। तो वो मेरी अच्छी पार्टनर हो ही नहीं सकती ना। तो इसलिए आज के ज़माने में जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो आप क्यों कनेक्ट कर रहे हो ये जानना ज़रूरी है। और उसके साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको उस व्यक्ति से क्या चाहिए। जी। समझो जैसे अभी मैंने हीरोइन का एग्जाम्पल दिया, तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत दिखने में प्यारी है, लेकिन अगर उससे मेरे को रिश्ता बनाना है तो मुझे भी तो हीरो जैसा दिखना चाहिए ना। अगर मैं हीरो जैसे नहीं दिख रहा हूं तो फिर हमारी जोड़ी तो बराबर नहीं होगी, क्योंकि वो जोड़ी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे है। करेक्ट। लेकिन अगर मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं लेकिन हमारी पर्सनैलिटी मिलती है, हमारे जो विचार है वो मिलते हैं, तो हम कैसे भी दिख रहे हैं फिर भी हमारा रिश्ता बन जाएगा। करेक्ट। मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि देखो ना सर, ये दिखने में अच्छा नहीं है और उसका हस्बैंड या उसकी बीवी बहुत दिखने में अच्छी है, इनकी जोड़ी कैसे बन गई। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं है। तो ये मिलेनियल को मेरे को यही बोलना है कि आप जब भी किसी को कांटेक्ट करोगे तो सबसे पहले आप खुद क्या हो ये देखना है। इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ बायोडेटा बोलते हैं। मतलब मैं क्या हूँ, और ये बायोडेटा सिर्फ आपकी उम्र, हाइट, वेट, एजुकेशन इसके ऊपर नहीं है। मैं दिखता कैसे हूँ ये इम्पोर्टेंट है, मेरे विचार क्या है। मेरे पास एक कपल का झगड़ा अभी चल रहा है, वो हस्बैंड बोलता है बीजेपी अच्छी है, वाइफ बोलती है कांग्रेस अच्छी है, और उसके ऊपर झगड़े चल रहे हैं। सीरियसली पॉलिटिकल इशू। तो ये आपके जो विचार है, देखो ना बीवी गलत है ना वो हस्बैंड गलत है, दोनों अपनी आइडियोलॉजी है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उनके विचार एक संग नहीं है तो वो रिश्ता टिकेगा ही नहीं। तो इसलिए मिलेनियल्स को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो उनसे बात कर सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं। हाँ, ये जो स्वाइप राइट होता है, ये स्वाइप राइट तो सिर्फ फिजिकल है। सर आपने ये बात तो सही कही कि विचार जान सकते हैं, लेकिन अभी जैसे क्या हो रहा है ना कि इवन जब कोई भी पर्टिकुलर डेटिंग ऐप्स पे जब सिमिलर इंटरेस्ट भी लोग डाल रहे हैं, उसके बाद भी इफ दे आर स्वाइपिंग राइट और उनका व्हेनेवर दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, उसके बाद भी लोगों की जोड़ी नहीं बन पा रही है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये डेटिंग ऐप का एक बेसिक फंडा गलत है। देखो अभी मुझे पता नहीं आपकी शादी हुई है? यस, आई एम मैरिड सर। अरे बाप रे, फिर ठीक है। तो लव मैरिज थी, अरेंज थी? नहीं, अरेंज थी। अरेंज थी, ओके। तो आप जब पहली बार आपकी होने वाले बीवी को मिले तब आप अच्छे कपड़े विपड़े पहन के गए थे? डेफिनेटली। या फटे पुराने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे कपड़े पहन के गए थे। क्यों सर? बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स ना। फर्स्ट इंप्रेशन में तो फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर शादी किया? नहीं सर, मतलब लेकिन कहीं कहीं किसी के यहाँ जा रहे हैं, एज अ गेस्ट जा रहे हैं, मैं फटे पुराने कपड़े वही तो थोड़ी मेरी पहन बात है, सकता हूँ। वही तो मेरी बात है। Correct. तो ये डेटिंग ऐप पे आप जो कर रहे हो वो फर्स्ट इंप्रेशन कर रहे हो। जी। तो आप स्टूडियो में जाके अच्छा फोटो खींचते हो, बहुत फिल्टर लगाते हो, आपका बायोडेटा जो है, अभी तो बायोडेटा लिखने के लिए एजेंसीज है, अभी तो एआई कर देता हाँ है अच्छा। तो आप ये डेटिंग ऐप्स पे जो दिखा रहे हो वो तो फर्स्ट इंप्रेशन है। बहुत सुपरफिशियल है। एग्जैक्टली, ये बेसिक फैलेसी है। जी। जब
के नीचे के स्तर पे आप जाओगे तभी वो व्यक्ति कैसा है ये आपको समझेगा, और ये जब तक नहीं समझता तब तक आपका रिश्ता कभी भी निभेगा नहीं। ओके। तो ये सोशल मीडिया डेटिंग ऐप्स बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो आपको एटलीस्ट ये दिखाता है कि ये जो सामने वाली व्यक्ति उसका प्रोफाइल डाल रही है वो अपना प्रोफाइल अच्छा करने के लिए कोशिश तो कर रहा है कि नहीं। मैंने कुछ प्रोफाइल्स ऐसे भी देखे हैं जो एकदम कैजुअल होते हैं, सर तो इसका मतलब दे आर नॉट सीरियस अबाउट दैट। Sir, but almost 70 to 80% people are more casual when it comes to dating apps like Tinder. हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ प्रोफाइल के बारे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ओके। ये प्रोफाइल, ये तो हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन है। बिल्कुल। ये फर्स्ट इंप्रेशन है। ओके। सेकेंडली, आप जब ये सोशल मीडिया डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए ये आपको सोचना है। आई रिमेंबर अ गर्ल, शी वो ये डेटिंग ऐप्स पे गई थी विद द आइडिया टू गेट कोई तो लड़का जिससे वो शादी कर सके, पर वो उसने उसके प्रोफाइल में या उसके बोलने में या स्वाइप करने में कहीं भी नहीं बोल रही थी। सो व्हाट शी वाज गेटिंग वाज वन नाइट स्टैंड्स। जो लड़के आ रहे थे वो तो उसको सिर्फ सेक्सुअल एंगल से ही आ रहे थे। तो आप किस वजह से वो डेटिंग ऐप पे हो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भूलना नहीं है। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो तो ये बाकी के जो प्रोफाइल्स हैं उसको आप ध्यान भी नहीं देना है जी। अगर आप कैजुअल के लिए जा रहे हो तो यू गो फॉर कैजुअल। यू नीड टू बी क्लियर इन योर बायो और इन योर प्रोफाइल कि आपका आप वहाँ पे जाने का मकसद क्या है। एग्जैक्टली और वो आपके दिमाग में पहले फिक्स होना चाहिए। जी। बट सर मुझे ये पूछना है, अभी जो डेटिंग ऐप्स है सर लोगों का परसेप्शन ही वन नाइट स्टैंड्स या फिर कैजुअल डेटिंग, ऐसे बहुत से लोगों का वहाँ पे जाने का परसेप्शन ही होता है। सो सर वो माइंडसेट से अगर कोई वहाँ पे यू नो फॉर अ सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और शादी के लिए कोई ढूंढने जा रहा है, तो डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू गेट समवन इन तो दिस प्लेस? इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि आप भगवान को ढूंढने मंदिर जाते हो, जी आप भगवान को ढूंढने किसी और जगह तो जाओगे नहीं, जी। है ना। तो इसी हिसाब से आप जो भी डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हो, कुछ डेटिंग ऐप्स जो है वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए है जी। कुछ डेटिंग ऐप्स जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप के लिए। जी। तो आपके दिमाग में जो पहले फिक्स है उस हिसाब से आपको अप्रोच करना है जी। और इसके लिए सेल्फ बायोडाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद पहले जान लो मुझे क्या चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है ना, देखो हमारे मतलब मैं हमारे ज़माने में बोलूँगा तो बहुत बुरा लग जाऊँगा, लेकिन पहले के ज़माने में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जी। हाँ, कितने लड़कियों को हम जानते थे एक रिश्ते में जाने से पहले 2, 4, 5, 10, 20 जी। उससे ज़्यादा नहीं। आज के मिलेनियल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो 5,000 लोगों को जान सकते हैं और उनमें से चूज कर सकते हैं। इससे कन्फ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन अगर आप आपके माइंड में फिक्स हो, क्लियर हो कि मुझे क्या चाहिए, तो वो 5,000 में से आपको चुनना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यही गलती मिलेनियल्स की हो रही है कि वो चूज ही नहीं कर पा रहे, और फिर क्या होता है वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाते हैं, नहीं जमता, तोड़ दो। दूसरे के साथ में जाते हैं, तोड़ दो। तीसरे के साथ में जाते हैं, तोड़ दो। एंड देन दे गेट डिप्रेस्ड कि अरे मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। सो प्रॉब्लम वो जिनसे आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उनमें नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने मन में क्या है, ये हिसाब से आपको एक्ट करना है। सर अभी ये तो मिलेनियल का पाथ हो गया। व्हाट डू यू थिंक in future what will happen with the Gen Zs, because अभी now they are about to be in the age of getting married. अभी almost एक average Gen Z 24-25 के आसपास रहेगा जो भी 2000 after born है। सर now they are getting into that age and they are very much aware and उनके पास भी they are overloaded with all the knowledge nowadays. So आपको क्या लगता है सर, उनके लिए as a dating app are they using it in a right way or they are also in the same path as millennials? पहली चीज ये जेनजीज को सोशल मीडिया से नॉलेज नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत है उनके पास, बहुत है, इतना इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या करे यही उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, अवेयरनेस बहुत है,
इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन, वो अवेयरनेस गलत है या सही है, ये जानने के लिए उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो किसी को पूछ भी नहीं सकते कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो सही है या गलत है। ओके। ये एक सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये जनरेशन के लिए है। किसी को वो पूछ नहीं सकते कि गलत है, सही है, इन्फॉर्मेशन बराबर है, ये इन्फॉर्मेशन का मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम विच दे आर फेसिंग। ओके। दूसरी चीज़, सेक्सुअल रिलेशन दो लोगों के बीच में एकदम कैजुअल जैसे हो गया है। जी। पहले क्या था, अगर शादी के पहले मेरा किसी के साथ शारीरिक संबंध आ गया तो वो उसका गिल्ट होता था, मुझे वो गुनाह लगता था, मैंने कुछ तो बुरी चीज़ की लगती थी। अभी उसका स्टिग्मा कम हो गया है, उसकी जो बुरी लगने की जो भावना है वो थोड़ी कम हो गई है। इज इट गुड बैड? इट्स टोटली I was about to ask that question. इट्स गुड बैड नहीं, ये चीज़ अच्छी या बुरी, ये निर्णय हर एक को अपना अपना लेना है। जी। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके मन में शादी के पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाना ये विचार है, लेकिन ये भी हमको मानना है कि एक समाज की तरह से मानना है कि शादी से पहले जवान लड़के लड़कियां आपस में संबंध बना रहे हैं, और ये सच्चाई है। ये सच्चाई जब तक हम नहीं मानेंगे ना, तब तक आगे नहीं जा सके। सर, बायोलॉजिकली तो वो चीज़ सही है, लेकिन कहीं तभी मॉरली दैट, वही तो मैं बोला ना। अभी देखो, हर समाज के अपने मोरल्स होते हैं, अपने नीति मूल्य होते हैं। जैसे मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मेडिकल कॉलेज में अगर एक बेंच पे एक लड़का और लड़की बैठे हैं तो हमारे प्रोफेसर को कभी अच्छा नहीं लगता था, बहुत गुस्सा करते थे। पर्पसफुली कुछ तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के ये करके दे यूज्ड टू ट्राई टू सेपरेट अस। आज जब भी मैं कॉलेज में जाता हूँ लेक्चर के लिए तो मेरे को ऐसा एक भी बेंच नहीं मिलता जिधर लड़का और लड़की साथ में नहीं बैठे। मुझे वो ऑड लगता है? नहीं, मुझे तो वो नॉर्मल लगता है। क्यों? क्योंकि समाज जो है वो बदलता है, उसके नीति मूल्य बदलते हैं जी। लेकिन आज अगर आप सोचो, रास्ते पे अगर एक लड़का लड़की हाथ में हाथ डाल के घूम रहे तो आपको गुस्सा आएगा? आप कुछ उसके तरफ देखेंगे भी नहीं, वो तो नॉर्मल है। जी सर। लेकिन अगर वही लड़के लड़की ने रास्ते पे खड़े होके किस किया, अभी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो तो पेपर में फोटो छप जाएंगी उनकी। जी। राइट? शायद और 5-10 साल में वो भी नहीं होगा। जी सर, आप देखोगे अभी नहीं। एक्सेप्टेंस आने की बात है वो बस। हाँ, तो यूरोप में या अमेरिका में तो नॉर्मल है, जी सर। कोई देखता नहीं है। राइट? Correct. सो समाज बदलता है, समाज के नीति मूल्य बदलते हैं। तो ये अभी जो हमको बात माननी पड़ेगी कि ये लड़का लड़की शादी के पहले शादी के बिना शरीर संबंध रख रहे हैं। जी। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये हर एक को अपना अपना निर्णय लेना है। जी। अभी ये चीज़ समाज मान्य नहीं है। मोरली आपको शायद गलत लगे, मोरली मेरे को शायद अच्छा लगे, लेकिन अभी समाज मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी समाज ने मानना है कि ये हो रहा है। ओके। और तभी उनको हम मदद कर सकेंगे। ओके। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो तो एक्सपेरिमेंट करते ही जाएंगे। वो जवान खून है, जी सर। उसमें सेक्स के बारे में जिज्ञासा इतनी है, जानना है, सब जानना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब एक्सपेरिमेंट करना है, क्यूरियोसिटी बहुत है, क्योंकि वो उम्र ही वैसी है। जी। तो अगर उनको हम ये जो सामाजिक हमारे नीति मूल्य है, ये अगर हम बराबर बताएंगे तभी वो समाज के अनुरूप अपना लैंगिक सहजीवन करेंगे। लेकिन ये तो कोई बताता नहीं है। हमको क्या बोलते हैं, ये करना नहीं, ये गलत है, ये बुरा है। ये क्यों गलत है, ये बराबर क्यों नहीं है, ये क्यों अच्छा नहीं है, ये बोलना ज़रूरी है। आज बहुत से ये 2000 बॉर्न लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं, शादी के पहले उनको दिन गए हुए होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, और फिर उनके पूरे जीवन के ऊपर जो असर होता है वो मैं देखता हूँ। ओके। बहुत बुरा लगता था ऐसे लड़कियों के ऊपर, अभी भी बुरा लगता है, लेकिन बुरा अलग चीज़ के लिए लगता है कि अगर ये लड़की तक मैं पहले पहुँच गया होता
और उसको बोल सकता कि कम उम्र में अगर दिन गए तो उसके शरीर का, उसके मन का कितना हाल होने वाला है, कितनी बुरी असर होने वाली है, तो उसका जीवन आज भी अच्छा होता। तो ये ऐसे पॉडकास्ट से ये चीज़ मुझे लोगों को बोलनी है। डेफिनेटली सर, ये लोगों तक पहुंचेंगी एंड दे विल गेट मोर अवेयर। जो भी आज जेनजीज और मिलीनियल्स हैं उन तक ही ये चीज़ पहुंचानी है ताकि उनको अवेयरनेस आए। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि नाउ डेज जेनजीज मिलीनियल्स में जो भी सेक्स है बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेटिंग एप्स दे आर यूजिंग, बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ों के कारण लोगों में प्यार का इम्पोर्टेंस कम हो गया है या फिर प्यार कम हो गया? चलो लेट्स पुट इट इन अ डिफरेंट वे। सेक्स तो इम्पोर्टेंट है ना? लेकिन सेक्स एंजॉयबल कब होता है? अगर समझो मैं किसी अनजान व्यक्ति से संबंध रख दूं तो उस क्षण के लिए मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं किसी व्यक्ति से इमोशनली अटैच हूं, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूं, वो व्यक्ति मेरे साथ कंफर्टेबल है, उसी समय में मेरा जो सेक्स है वो एंजॉयबल होगा, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसी को तो प्यार बोलते हैं ना जी। तो अगर एक दूसरे को हम प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ निभाएंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, तभी जो शरीर संबंध है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। नहीं तो क्या होगा, वो क्षणिक, एक क्षण के लिए वो शारीरिक सुख मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। अगर ऐसे उस संबंध से अगर बहुत ज़्यादा सुख मिलता ना तो हर कोई पेड सेक्स ही लेता। शादी क्यों करते? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल क्यों एक साथ रहते? उसी एक व्यक्ति के साथ हमेशा जिंदगी भर अगर संबंध बनाना है, उससे अगर हमको सुख मिलना है, तो वो दोनों में प्यार की अहमियत बहुत है। वो कनेक्ट अगर नहीं हो तो वो शारीरिक संबंध जो है वो मैकेनिकल हो जाता है जी। तो इसलिए प्यार का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता है। प्यार की भाषा बदल सकती है। अभी क्या हो रहा है, जैसे हमने देखा कि बहुत फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, कि हम दोस्त हैं किस लिए? सिर्फ सेक्स के लिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये कितने वक्त तक सुख देता है? सिर्फ थोड़े वक्त तक। उसके बाद में एक तो वो रिलेशनशिप में जाते हैं या वो रिश्ता टूट जाता है। यही तो जब मुझे हमेशा पूछते हैं कि शादी के बजाय बहुत अच्छा है ना हम लिव इन रिलेशनशिप में रहे, या कुछ वर्ड्स है मिलेनियम के, सिचुएशनशिप में रहे, जी। कि जिसमें हमको एक साथ तो रहना है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं। हमको लगा तब हम एक रूम में जाएंगे, सेक्स करेंगे, जब लगा तब मैं मेरी तरफ जाऊंगा तो तुम्हारी। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। यस, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, है ना? तो ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता की बुनियाद जो है ना, वो बुनियाद ही बेसिकली रॉन्ग है। क्योंकि जब हम ये नो स्ट्रिंग्स अटैच, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, लिव इन रिलेशनशिप, ये चालू क्यों होता है रिश्ता? उसकी बुनियाद है कि जम गया तो जम गया, नहीं तो तोड़ के फेंक दिया। जी। शादी या प्यार का रिश्ता जो चालू होता है, उसकी बुनियाद क्या है? दोनों के मन में यही सोच है कि जितना भी हो सके ये रिश्ता निभाना है। जी। ये बुनियादी तौर पे अलग चीज़ें हैं। तो आप अगर ये रिश्ता निभाना है तो आपको शादी करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से ही आप शादी के बंधन में अटक जाते हैं। लिव इन में या दूसरे किसी भी इसमें आप इस माइंडसेट से जाते हो कि ये अगर जम गया तो ठीक है, हम एक साथ रह लेंगे, नहीं जम गया तो तोड़ देंगे। तो ये निगेटिव अप्रोच जो है ना, ये हमेशा आपको आपके शरीर संबंध को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। हाँ, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए देगा, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं देगा। तो इसीलिए सेक्स हमेशा प्यार के अधीन है। अगर प्यार है तो शरीर संबंध बहुत ज़्यादा सुख देते हैं, बहुत समय तक देते हैं, बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको पहले तो प्यार होना चाहिए, इमोशनली हम एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, और फिर हमें शरीर संबंध बनाना।
ओके सर, थैंक यू फॉर सच अ थॉटफुल आंसर। सर, अभी जैसे कि हमारा टॉपिक ही चल रहा था जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल एंड सेक्स, तो सर इसमें ही मुझे और एक चीज़ आपको पूछनी है सर, जो कि है सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस के बारे में। सो सर, जैसे कि नाउ डेज एवरी वन इज़ हैविंग दैट एक्सेस टू इंटरनेट, जहाँ से वो हर एक चीज़ ईजीली पता कर सकते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो सर बहुत से डॉक्टर्स क्या कंसल्ट करने से पहले वो पहले ही लगा देते गूगल का नॉलेज आप बाहर रख दीजिए, बट because of that education which is easily available, they can see the videos, they can see all the contents, articles on internet. सर अवेयरनेस बहुत आ गया है, और आज के ज़माने में जेंजीज को भी बहुत अवेयरनेस उस चीज़ का हो गया है। एंड आई थिंक जेंजीज आर मोर मैच्योर, अभी बहुत ज़्यादा उनकी समझ हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सेस टू दिस नॉलेज। आपको क्या लगता है सर, हु इज़ हैविंग मोर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स इन टूडेज एज, इन जेंजीज और इन मिलीनियल्स? नहीं, मिलेनियल्स जो थे ना, हाँ उनको बहुत कष्ट करने पड़ते थे सेक्स एजुकेशन या जी सर। लैंगिक संबंध के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी था उसके बारे में जानने के लिए वो बहुत लिमिटेड था। क्या थे? एक तो बुक्स जिसे हाँ पीली किताबें बोलते थे ना, जी वो जो जो एकदम साइड पे मिलते थे वो रहते थे। जी दूसरी चीज़ रहते थे कुछ म्यूज़िक वीडियोस या वीसीआर लेके कुछ वीडियो देखना, वो Correct. बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, तो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे। स्क्रीन नहीं थे, जी जो था वो टीवी था, वो घर पे था, पूरे घर का एक ही टीवी होता था। आज के ज़माने के जैसे हर बेडरूम में अलग टीवी नहीं होता है। जी तो सबसे बड़ा स्रोत जो था वो था अपने दोस्त। हर किसका अलग अलग ज्ञान। हाँ, अभी दोस्त बोले तो क्या, दोस्त बोले तो अपने उम्र का थोड़ा आगे पीछे, जो एक आध 2 साल आगे पीछे हो वो व्यक्ति। अगर हमारा ही ज्ञान जो है वो इतना कम है और हम जा किसके पास रहे, तो वो दोस्त के पास जिसका सेम ज्ञान। वेवलेंथ के पर्सन के पास। तो इससे क्या होता था कि बहुत से मिथ्स, बहुत से गलत चीज़ें फैलती थी, जी और ये चीज़ों को बराबर है कि नहीं ये समझने के लिए उनके पास कोई भी अप्रोच नहीं था। आप वो किसी के पास जा नहीं सकते थे। आई रिमेंबर, मतलब आज भी कभी भी मैं कॉलेज में जाता हूँ तो एक सवाल बोलता हूँ मैं, कि पूछता हूँ कि अगर लड़का लड़की ने किस किया तो लड़की को दिन जाएंगे क्या? समझ में आता ना? हाँ बराबर है। हाँ, एक कॉलेज में मैं गया था तो मैंने ये बोल दिया, उसके बाद बोल दिया आंसर कि नहीं, किस करने से लड़की को दिन नहीं जाएंगे। ओके, खत्म होना चाहिए था बात जी उसके बाद में एक किसी छात्र ने, लड़का लड़की मेरे को पता नहीं, उसने एक क्वेश्चन चिट पे लिख के दिया, सर आपने बोला किस करने से दिन नहीं जाएंगे, पर आप सच बोल रहे थे क्या? क्यों? क्योंकि देखो ये अभी प्रेजेंट की बात हाँ है, प्रेजेंट की, ये 2-3 साल की बात है, बट ये अभी तो सब चीजें आपके पास बराबर available है, बराबर है। Still, लेकिन ये बारे में पूछो किससे? इंटरनेट पर दिख रहा है, जी लेकिन वो सही है या Real गलत में है नहीं। ये किसको पूछूं मैं? वेरिफिकेशन कैसे होगा? वो जो आप पढ़ रहे हो वो सही है? बराबर है। करेक्ट। हाँ, समझो अभी एक 10वीं 11वीं 12वीं का छात्र है, उन्होंने एक दूसरे का किस किया जी और वो घर गया, माँ को बोला, माँ आज क्या हो गया, मैंने इसके साथ किस किया। वो किया आएगा ही नहीं, किस तक ही सवाल खत्म हो जाएगा। क्या होगा रिएक्शन पेरेंट का? थप्पड़ मारेंगे बराबर है। गुस्सा हो गए। हाँ, तो ये पेरेंट्स की भी तो गलती है ना, जी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये सेक्स एजुकेशन किसने देना चाहिए? parents। पेरेंट्स ने देना चाहिए। दे आर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने इसके बारे में अपने छात्रों को बोलना चाहिए, अपने बच्चों को बोलना चाहिए। उनके पास जा नहीं सकते, फिर क्या होता है, जैसे मैंने बोला दोस्तों के साथ जाते हैं, दोस्त तो बोलते हैं हाँ ये मैंने देख लिया, वो देख लिया, तू सोच ले क्या बराबर है, वो और कंफ्यूज हो गया। शिक्षकों के पास जा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये आज की घड़ी में भी हो रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, आज की घड़ी में सवाल अलग हो गए हैं। जी
जैसे पहले सवाल था कि अरे सेक्स करना बोले तो क्या, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था। हम्म, अभी पता है सेक्स करना बोले तो क्या, लेकिन जो दिख रहा है वो बराबर है कि गलत है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो सवाल सिर्फ बदले, हम्म, उसके जवाब जो है वो जवाब यही है कि आज भी अपने बच्चों को उनके माता पिता ने शुरू से उनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज के जो शिक्षक गण हैं उनका नंबर आता है, उन्होंने उनको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वक्त स्कूल कॉलेज में बिताते हैं। सर कौन सा एक राइट एज रहेगा जहाँ पे उन्होंने ये नॉलेज लेना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स ने उनको अवेयर करना चाहिए, टीचर्स ने उनको अवेयर करना चाहिए? पेरेंट के दिमाग में सवाल होता है कि वो 8 साल का हो तो बोलूँ, 10 साल का हो तो बोलूँ, 15 साल का हो बोलूँ, 20 साल का हो तो बोलूँ। लेकिन ये कोई एक बार बोल के ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। आपको हर उम्र में अलग चीज़ बोलनी है। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप 7 साल के बच्चों को बोलना है कि संबंध कैसे रखते हैं, लेकिन वो 5-7 साल के लड़के लड़की को अपने शरीर के गुप्तांग साफ कैसे करने हैं, स्नान कैसे करना है, उनका ध्यान कैसे रखना है, ये बोलना ज़रूरी है। आप अगर 16-17 साल के बच्चों को जाके बोलेंगे संबंध कैसे रखना है, वो तो बोलेगा क्या पागल है, मेरे को पता है सब। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी तो आपको हर उम्र में उनके साथ वार्तालाप करनी है। क्या करनी है ये उम्र के साथ बदलता है, जी और इसका ध्यान आपके पेरेंट्स ने रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो आपको क्या लगता है सर, पेरेंट्स को अगर वो चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि कैसे वो चीज़ें बताएं, सो शैल दे कंसल्ट समवन कि मैं कैसे अपने बच्चों से बात करूं? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे समाज में पेरेंट्स ही पहले शर्माते हैं। जी पेरेंट्स अपने आप से एक दूसरे से भी बात नहीं करते, मतलब उनके जो शारीरिक संबंध है उसके बारे में वो एक दूसरे से नहीं बात करते। जी तो ये चीज़ जो है ना, ये पहले पेरेंट्स ने बदलनी चाहिए। बच्चों के लिए पेरेंट जो होते हैं ना, वो भगवान होते हैं, जी दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। जी पेरेंट्स जो भी बोलेंगे वो एक्सेप्ट करते हैं। उस टाइम पे नहीं करे, बाद में करे, लेकिन करते हैं। तो पेरेंट्स ने भी भगवान बनने से पहले कुछ तो तैयारी करनी चाहिए ना, तो उन्होंने भी जानना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे तो मेरे जैसे काउंसलर्स है, डॉक्टर्स है, इनके पास जाके वो पहले ज्ञान लेना चाहिए, जी और वो ज्ञान फिर अपने बच्चों को देना है। इसमें एक दूसरी मेरे को हमेशा जो बात लगती है ना, कि लड़कियों को थोड़ा एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को मासिक पाली चालू होती है, जी तो पेरेंट्स के मन में हो ना हो, उनको लड़कियों को कुछ तो बोलना पड़ता ही है, जी मन में हो ना हो। बॉयज, उनको डिसएडवांटेज है। उनको क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आती है, बस ये तो कोई भी बोलता है, बाकी कुछ शरीर में बदलाव नहीं होता ना। तो और लड़कों को एक ये होता है कि लड़कों को अपने आप समझेगा। कैसे अपने आप समझेगा? तो लड़के डिसएडवांटेज में ज़्यादा होते हैं। तो दोनों को पेरेंट्स ने बोलना बहुत ज़रूरी है। जी आप क्या उम्र में क्या बोलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। सर आपने जैसे अभी कहा कि लड़कों को खुद समझना होता है, उसमें भी जो आपने टॉपिक दिया कि इफ़ समबडी गोज़ टू देयर पेरेंट्स और उन्होंने बताया कि मैं अगर किस किया, दे गेट एंग्री। और सर ये डर के कारण दैट थिंग बिल्ड्स क्यूरियोसिटी इन देम, एट द सेम टाइम फियर एज वेल। लेकिन सर ये क्यूरियोसिटी फिर तब्दील होती है कि देन दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू ऑल द इंटरनेट, so they are easily able to see the explicit and pornographic content over there. तो सर आपको क्या लगता है सर, ये सब चीज़ों के कारण, बिकॉज ऑफ दिस पोर्नोग्राफिक कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट, ना कि सिर्फ एजुकेशन, लोग जो जेंजीज है वो ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं टूवर्ड्स मास्टरबेशन? सिर्फ पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो तो आज कहीं भी दिखता है। आप कभी भी आपका मोबाइल खोलो, जी आप वेबसाइट पे जाओ, तो आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखेगा। तो Easily वो आप, available. हाँ, मतलब आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता है। जी ये तो बंद ही नहीं हो सकता, उसके साथ हमको जीना है। तो अभी ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोर्नोग्राफी क्यों है? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज नहीं है?
क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो पोस्ट करते हैं वो क्यों पोस्ट करते हैं? पैसे कमाने के लिए, जी, बराबर है, बेसिक इंडस्ट्री है सर। बेसिक। तो पैसे कमाने के लिए अगर मैंने ऐसा कुछ एजुकेशनल वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक लड़का लड़की साथ में आए, उनका संबंध बराबर हो गया और वो अलग हो गए, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। जी, खरीदेगा क्या? एक लड़का लड़की आ गए, वो कुछ अलग, कुछ तो चीज़ किया, कुछ अलग पोजीशन किए, कुछ जिम्नास्टिक्स किए, जी, ये बिकेगा। वो जो बिक रहा है वो बराबर है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। तो ये गलत ही है, ये हो ही नहीं सकता, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये जो उम्र में जब हम बार बार पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं तो ये जो गलत देख रहे हैं ना, वही सही है ऐसे लगने लगता है। जिस प्रकार से कुछ पोजीशन ले रहे हैं, कुछ जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, जी, वो जो बहुत वक्त तक संबंध रख रहे हैं, ये बार बार देखने से ऐसे लगने लगता है कि वही सही है। और वही इंप्रेशन लेके वो एक तो रिश्ते में जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ करने की कोशिश करते हैं और फेल होते हैं, जी। क्योंकि वो सही नहीं है, वो बराबर ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। और मुझे लगता है वही फिर उनको लैक ऑफ इंटरेस्ट की तरफ लेके जाता है। नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट वजह नहीं, लेकिन उनका इंटरेस्ट आबादित। देखो, उम्र के हिसाब से सेक्स के लिए क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होगी ही। जी, जो होता है वो क्या होता है कि उस वीडियो में जैसे दिखाया है वैसे मुझे परफॉर्म नहीं करने को आता है, इसलिए मुझे लगता है मुझ में कुछ कमी है, अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सॉरी Yes. सर, ये दैट इज द राइट। मेरे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है। और ये निगेटिविटी की वजह से फिर क्या होता है कि नहीं बाबा, संबंध ही नहीं रखना है। आई हैव हैड सो मेनी कपल्स, मतलब शादी के बाद 2-2 साल संबंध नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक पार्टनर को लगता है कि नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, मैं मेरे वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा। मैं उनको एक ही बोलता हूँ, आप कोई जोकर हो सर्कस के, इसको परफॉर्म करना है? नो, सेक्स इज समथिंग विच यू एंजॉय। अपना सेटिस्फैक्शन, अपने को जो अच्छा लगता है वो खुद ने लेना है। आप आपका सेटिस्फैक्शन लोगे, आपका पार्टनर उसका सेटिस्फैक्शन लेगा, तभी बोथ ऑफ यू विल बिकम सेटिस्फाइड। तो इसीलिए जो भी आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं उसमें सही क्या है और गलत क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप नहीं जानोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप कुछ परफॉर्म करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। और ये जब होता है तो लोग क्या कहते हैं, चलो संबंध न को, मास्टरबेशन करते हैं, उससे तो कुछ नहीं होगा, मेरे को किसके साथ नहीं जाना है, किसके नहीं करना है। तो इस वजह से बहुत बार वो शरीर संबंध से दूर होकर मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं। एट द सेम टाइम ये मास्टरबेशन जो है ना, ये आजकल लोग, मतलब मास्टरबेशन बुरी चीज़ है क्या? नहीं, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मास्टरबेशन कब करना चाहिए? जब आपके पास कोई पार्टनर नहीं हो, जब आप लैंगिक दृष्टया बहुत उत्तेजित हो, उस टाइम पे मास्टरबेशन करना ओके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेरे पास वक्त है, क्या करना पता नहीं, टाइम पास करना है, इसके लिए मास्टरबेशन करना, ये गलत चीज़ है। पोर्नोग्राफी जो भी देख रहे हैं वो अभी वक्त है, टाइम है, कुछ काम नहीं है तो देख लिया, ऐसे नहीं है। आप शरीर संबंध या मास्टरबेशन तभी करना है जब आप लैंगिक दृष्टि उत्तेजित हो, फिर उसका मतलब अच्छा है, फिर उसका फायदा है। अगर आप बस खाली बैठे हो एंड यू आर मोर फोकसिंग ऑन डूइंग दिस, वो तो एडिक्शन हो गया। एडिक्शन हो गया, करेक्ट। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, जी, ना सिगरेट की या दारू की या मास्टरबेशन की। तो एडिक्शन किसी की भी चीज़ की अच्छी नहीं है। ओके तो सर। इसके लिए जब भी आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो तो पोर्नोग्राफी में सही क्या है, गलत क्या है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर, इन द सेम ये अभी मैं जो टॉपिक है वो जेनजी वर्सेस मिलेनियर एंड द हुकअप कल्चर सर, बहुत जो कॉन्सेप्ट है आजकल जो ज़्यादा फेमस हो रहा है सर, आपको क्या लगता है कि ये जो हुकअप कल्चर है वो मैरिजेस और प्यार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो नहीं बनने दे रहा है, और जो प्यार है उसका मीनिंग पूरा बदल दे रहा है? क्या होता है ना, आजकल लोगों को खुद के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग करने बिल्कुल की सर, बहुत आदत है। उसी के लिए तो डेटिंग ऐप्स है। हाँ, मैं
4 लड़कियों के साथ हाँ सोया हूँ, जी सर। या मेरे 5 बॉयफ्रेंड्स हैं। हाँ सर, द कॉन्सेप्ट वाज बॉडी काउंट, कितना है, ये बहुत बातें होती That's है। a very bad word. जी। Body count. तो I love that word. But ये जो है, ये आप क्यों कर रहे हो, ये पहले जानना है। सी जब आप बहुत ज़्यादा बॉडी काउंट, आई एम यूजिंग योर वर्ड, ले रहे हो, उस टाइम पे द रीज़न क्यों ले रहे हो इज़ बिकॉज खुद को खुद में गारंटी नहीं है, खुद में विश्वास नहीं है कि मैं एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह सकूंगा या सकूंगी। जी इसीलिए मैं क्या करता हूँ, 5, 10, 15 लोगों के साथ रिलेशन में बनने की कोशिश करता हूँ। तो एक जान लो आप कि आपको कोई भी पार्टनर कंप्लीट नहीं मिलेगा, जो आपको चाहिए सब कुछ, ऐसा सब कुछ कोई नहीं होता है, क्योंकि आप में भी कमियां हैं ना, जी। वैसे वो व्यक्ति में भी कमियां हैं, तो वो कमियां तो रहेगी, लेकिन वो कमियों को एडजस्ट करना, वो कमियों के साथ आपको जो मैनेज कर सकेंगे, तभी वो रिश्ता अच्छा बनेगा, तभी वो रिश्ते से आपको सुख मिलेगा। और ये जानने के लिए थोड़ा वक्त ये लोगों को लगता है, और उस वक्त तक वो क्या करते हैं, ये हुकअप्स कर लेते हैं, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, इधर अच्छा नहीं लगा, उधर अच्छा नहीं लगा, और फिर कुछ समय के बाद उनको समझ में आता है कि अरे ये नहीं चाहिए था, हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, हम इमोशनली अटैच हो सकते हैं, उसके साथ हम सिर्फ सेक्स के लिए नहीं अटैच हो रहे। तो आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ये पहले जानना ज़रूरी है। सो जैसे सर अभी शादी की बात हो रही थी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क जेनजी मिलेनियल्स के ही इसमें, सर अरेंज्ड मैरिज, सर अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलेनियल्स अब तक उनका एक्सेप्टेंस था, अरेंज मैरिज करते थे, बट स्टिल आई एम सीइंग कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स, मेरे सर्कल में के बहुत से लोग 30+ दे आर स्टिल नॉट मैरिड, और मैक्सिमम जो वो चीज़ें बताते हैं कि थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू, थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी की जैसे आपने बात की, ये सब चीज़ों के कारण आई एम नॉट एबल टू गेट दैट राइट पार्टनर। सर विल द अरेंज मैरिज गो एक्सटेंड इन फ्यूचर, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, या फिर जेंजीज के साथ वो कंटिन्यू रहने वाला है? पहली चीज़, आई ऑलवेज बिलीव कि शादी एक्सटेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शादी में जो कमिटमेंट होता है, जो एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है, ये किसी दूसरे रिश्ते में नहीं होता है। जी तो शादी तो होने वाली है, ओके। अभी शादी के लिए हमको पार्टनर चाहिए, जी तो पार्टनर मिलने के तरीके बदल सकते हैं, और ये तरीके बहुत होते हैं। जैसे आपने बोला अभी जेंजी जो है वो डेटिंग ऐप्स पे जाके ढूंढ रहे हैं, उसी हिसाब से उनके पेरेंट्स भी उनके लिए ढूंढ रहे हैं, और अभी पेरेंट्स के माइंडसेट में भी बदलाव आया है। तो वो क्या करते हैं, मैं बहुत से मुझे पता है कि बच्चे किसी दूसरे कंट्री में हो या इंडिया में ही कहीं दूसरे जगह पे हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका नाम किसी मैरिज वेबसाइट पे डालते हैं, उधर से जो प्रपोजल आते हैं उनको शॉर्टलिस्ट वो पेरेंट्स करते हैं, और फिर वो शॉर्टलिस्ट के जो प्रपोजल होते हैं ना, वो प्रपोजल वो बच्चों को भेजते हैं, चॉइस उनके ऊपर रखते हैं आखिरी, कि अभी ये 4-5 हमने सिलेक्ट किए, आपको अगर किसी से इंटरेस्ट है तो आप अपने आप कांटेक्ट करो, अपने आप उनसे मिलो, अगर आपका जम गया तो वी आर एग्रीड। तो ये अरेंज मैरिज में भी चेंजेस आए हैं, इवॉल्व हो गया अरेंज मैरिज। सो ये अरेंज मैरिज बोलो आप या लव मैरिज बोलो, तो ये चीज़ अच्छी होने लगी है। पहले जैसे था कि अरेंज मैरिज बोलो तो माता पिता बोलेंगे हाँ इससे शादी करो, शादी हो जाए, वैसे अभी नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा उसमें चेंज ये हुआ है कि अभी पेरेंट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे को जांच परख ले रहे हैं, और फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरे को पार्टनर चलेगा। सर लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ें मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन माई सर्कल एज वेल, कि पेरेंट्स आर गेटिंग टायर्ड ऑफ ऑल द डिमांड्स दैट देयर चिल्ड्रन इज हैविंग, और वो बोल रहे तो खुद ही ढूंढ ले हमको बस
ला के दे दे, एंड अगर तुमको सब सही लगता है देन वी आर एग्री. बराबर है. So sir, actually that's not a concept of arranged marriage, that's a concept of law marriage altogether. नहीं, देखो ये चीज़ क्रिएट किसने की है? ये जनजी ने की है, जी. क्योंकि उनको लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं. जी. ओके, और ये उम्र में, ये जो 20, 25, 28, 30 तक, ये उम्र में यही कॉन्फिडेंस होता है. गलत होता है ये कॉन्फिडेंस कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद ही कर सकता हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आपको जब एक रिश्ता बनाना है तो ये रिश्ता सिर्फ वो दोनों में नहीं बनता है, वो रिश्ता दो फैमिलीज में बनता है. जी. और वो रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ आप दो काफ़ी नहीं है. ये समझ में जब तक आता है तब तक उनकी उम्र चली जाती है. और पेरेंट्स क्या हो गए? पेरेंट्स भी अभी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके विचारों को फ्रीडम दे रहे हैं जी. कि ठीक है, आपको ढूंढना है, आप ढूंढो, विल एक्सेप्ट इट. उनके मन में हो ना हो. तो इस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए. ये बीच का जो मैंने रास्ता बोल दिया कि पेरेंट्स खुद का चॉइस कर रहे हैं, बच्चे खुद का चॉइस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, और उसमें से जो सबसे अच्छा रिश्ता हो उससे शादी हो जाए. उससे क्या होता है कि आपको आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलता है, आपका जो पार्टनर है उसको भी उसके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, और ये रिश्ता बनने के लिए, वो टिकने के लिए, वो लॉन्ग टर्म होने के लिए आपको मदद मिलती है. जी. तो आपका लव मैरिज भी हो तो भी मुझे हमेशा ये बोलना है कि आपके पेरेंट्स को बोलना क्यों ये रिश्ता आपके लिए अहम है, क्यों ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, क्यों ये पार्टनर आपके लिए सही है, ये बताना और वो समझाना, ये जिम्मेदारी बच्चों की है. जी. वो समझना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, समझाना बच्चों की जिम्मेदारी है. बहुत दफ़ा बच्चे बोलते हैं नहीं, ये हमारे माँ बाप नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम भाग जाते हैं. ये गलत बात है, ये तो भागने की बात है. आप आज भागोगे, अगला प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आएगा, आप उससे भी भागोगे. जी. तो आपका रिश्ता नहीं जिमेगा. तो आपको क्या करना है कि हाँ, आपको अगर किसी व्यक्ति से प्यार हो गया है, आपको शादी करनी है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप बोलो, क्यों अच्छा लग रहा है ये बोलो. सिर्फ अच्छा लग रहा है ये नहीं, किस चीज़ के लिए आपका रिश्ता अच्छा है, किस चीज़ से वो रिश्ता जमेगा, किस चीज़ से आपको परेशानी हो सकती है, या आपके पेरेंट्स को बताओ. और जब दोनों साइड के पेरेंट्स एग्री होंगे तब वो खुद शादी के लिए हाँ करेंगे. हाँ सर, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ मेरे बहुत से सर्कल में या फिर नियर बाय लोग जब भी 27 और 30 के लोगों के साथ पेरेंट्स उनके बात करते हैं कि शादी का क्या है, तो दे गेट एंग्री, बोलते हैं आप नहीं समझोगे. जैसे कि आपने कहा सर, दे आर लाइक कि मैं जब रेडी होऊंगा मैं बता दूंगा, मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं अरेंज मैरिज ही नहीं करना चाहता हूँ, मेरा कुछ अलग प्लान्स है, मैं सोचूंगा तब बताऊंगा, आई एम फाइनेंशियली नॉट रेडी. सर इसके कारण क्या हो रहा है सर, कंपैटिबिलिटी, बहुत सी चीज़ें बात करते हैं, और उसके कारण आई एम एबल टू सी कि 30+ हो गए, 32+ हो गए, दे स्टिल नॉट गॉट मैरिड. और सर ये मिलेनियल्स में अभी हाल है. आपको क्या लगता है सर, जेनजी में क्या रहेगा, एंड व्हाट डू यू थिंक सर, इज इट अ राइट थिंग कि आप यू नो विद द टाइम, शादी का जो एज है, अभी जो एक नया टर्म लोगों ने लाया था, 40 is the new 30 for the marriages. Is it the right approach or is it the right mindset कि जो शादी है वो बिफोर 30 या फिर इन बिटवीन 30 ही होनी चाहिए? सी, ये शादी कब होनी चाहिए, इसका मेडिकली अगर आप मुझे पूछोगे जी. तो आई विल से कि यस, 25 ऑनवर्ड्स इज़ अ गुड टाइम. लेकिन कब तक आप सर? लेट 30s में अगर करोगे तो पक्का प्रॉब्लम आएगा. सो 25 to 30, 32 इज़ अ फेयर इनफ एज. ओके. लेकिन बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत लेट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस दोनों साइड पे होंगे. सेकेंडली, अगर इमोशनली बात करें तो जैसे आपने बोला ना कि 27-30 वाले बच्चे चिढ़ जाते हैं शादी का नाम लेके. जी. क्यों चिढ़ जाते हैं? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं अभी शादी के लिए रेडी हूँ कि नहीं. और इसके लिए वो बहुत कारण देते हैं.
जैसे फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, जी। मेरे को लव मैरिज ही करना है, जी। अरेंज मैरिज नहीं करना है, जी। मुझे कोई अच्छा मिलता ही नहीं है। हम्म, तो ये जो कारण है ये क्यों आते हैं? क्योंकि उनके प्रायोरिटी जो है वो बदल रहे हैं। अभी जेन ज़ी के बारे में अगर बात करें तो उनकी प्रायोरिटी पैसा कमाना, जॉब अच्छा करना, बहुत लोगों का देश के बाहर जाके सेटल होना। और ये सेटल होना जो है ना, ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। हम सेटल होंगे तो शादी करेंगे, हम सेटल होंगे तो ये करेंगे, हम सेटल होंगे तो वो करेंगे। तो सेटलमेंट नाम की जिंदगी में कोई चीज़ ही नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि अगर समझो मुझे लग रहा है कि मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो सेटल हो जाऊंगा, हम्म, तो जब मैं 100 रुपये कमाता हूँ मुझे लगता है अरे नहीं, ये 150 रुपये कमाएंगे ना तो सेटल हो जाऊंगा। 150 कमाऊंगा तो लगता है 200 कमाऊंगा तो सेटल हो जाऊंगा। तो ये सेटलमेंट तो होती नहीं, जिंदगी भर चलती रहेगी। जी। जॉब में मैं ये पोजीशन में गया तो सेटल हो जाऊंगा, नहीं लेकिन फिर भी उसके ऊपर मेरा कोई तो बॉस है, वो बॉस की कुर्सी में बैठूंगा, तो ये सेटलमेंट नहीं है। तो ये पहले जानना है कि आपको सेटल नहीं होना है, आपको रेडी होना है। और रेडी होने के लिए आपको ये पहली प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि हमें जिंदगी में कोई तो साथी चाहिए। कोई भी आदमी अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता, ये बेसिक चीज़ है। कोई भी अकेला नहीं गुजार सकता। अगर अकेले गुजारना है तो वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इसलिए आपको अगर साथी चाहिए तो वो साथी आपको बराबर उम्र में चाहिए। वो अगर बराबर उम्र में मिल जाए तो आपका जीवन तो सफल होगा ही, उसके साथ में आप मानसिक रूप से भी सक्षम हो जाएंगे। आपकी इमोशनली आप स्टेबल हो जाओगे। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत गरीब लोग भी शादी करते हैं, बहुत अमीर लोग भी शादी करते हैं। फाइनेंसेस या पैसे ये चीज़ जम जाती है, ये बराबर कर सकते हैं। जी। लेकिन सिर्फ ये चीज़ सोच के कि इतना पैसा कमाने के बाद मैं शादी करूंगा, ये गलत बात है। आपको शादी करनी है कि नहीं ये पहले आप सोच लो। आपको साथी चाहिए कि नहीं पहले आप सोच लो। आपको इमोशनली मदद करने वाला व्यक्ति चाहिए कि नहीं ये सोच लो, और फिर उस हिसाब से करो। माँ बाप तो क्या बच्चों के जन्म से ही बात करते हैं शादी करनी है, जी। लेकिन वो उनकी बात कब माननी है ये आज के ज़माने के लोगों ने सोचना चाहिए। वो गलत नहीं है, लेकिन आप भी सही नहीं हो। तो दोनों ने कहीं तो बीच में आना है। आपको साथी बराबर उम्र में मिलेगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, ये सोचना है। जी सर, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। सर, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, और सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। सर, जैसे कि आप देख रहे हो सर, आज से 20 साल पहले जो समलैंगिक लोग थे या फिर जो भी LGBTQ कम्युनिटी थी, दे वर नॉट वेरी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड दे वर नॉट वेरी ओपन टू इट। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती होगी डेफिनेटली, या फिर ज़्यादा लोग होते होंगे। लेकिन अभी जो है, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द पीपल आर गेटिंग ओपन अबाउट इट, अभी बहुत चीज़ें इंडिया में भी वो दिखने लगी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि जो एज अ समलैंगिक पार्टनर है उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एंड अभी जो लोग बड़े हैं, इज़ इट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और इज़ इट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस कि ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है एंड नाउ वी एग्जिस्ट इन द यू नो in the society and you need to accept them? ये जनरेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपलब्धि है ना, वो है सोशल मीडिया। जी। कि जिसमें वो खुद के मन की चीज़ इजीली एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। जी। क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, सेक्सुअलिटी के बारे में वो अपने आप एक्सप्रेस आउट हो सकते हैं। और इस वजह से जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आजकल ये जो समलैंगिक संबंध है या समलैंगिक लोग हैं ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यस, ये दिख रहे हैं ज़्यादा, ऐसे नहीं कि वो नहीं थे, लेकिन अभी उनको भी ये उपलब्धि आ रही है कि हम समाज में आगे जा सकते हैं। जी। समाज में हम अपना पक्ष रख सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस समाज की तरफ से भी आया है। जी।
वो पहले नहीं था, पहले सब बंद था। पहले जैसे हमने बोला कि सेक्स के बारे में किसी से ज्ञान लेना भी मुश्किल होता था, अभी वो ज्ञान मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसी हिसाब से समलैंगिक लोगों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यह अच्छी बात है। लोग अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी सेक्सुअलिटी क्या है, अपना जेंडर क्या है, ये समझ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी और ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होगी जब मैं समलैंगिक हूं और मुझे हेट्रोसेक्सुअल करना है। ये गलत बात है, मुझे जबरदस्ती से हेट्रोसेक्सुअल होना, ओके या मैं हेट्रोसेक्सुअल हूं और मुझे जबरदस्ती से समलैंगिक जीवन बिताने को बोलना, ये दोनों बात गलत है। तो बट आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो आप जानने की संभावना आज के ज़माने में ज़्यादा है, जो पहले के ज़माने में नहीं थी। जी सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मिलेनियम। सर बट आई वांट टू आस्क यू, जैसे कि आज एक्सेप्टेंस तो आया है सोसाइटी में, लेकिन सर सोसाइटी में सभी लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। बिकॉज ऑफ दैट ऐसा भी होता है कि जो समलैंगिक लोग हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी दे गेट मैरिड टू शो दैट यस आई एम अ तो ये तो नॉर्मल। गलत है ना, यस वही तो मैं बोला कि क्यों ये तो गलत बात है ना। जी हाँ, आई नो अ कपल, यू नो, जिस जैसे आप बोले ना कि समलैंगिक वो लड़का है, उसने लड़की से शादी कर दी। जी शादी के बाद उसने वो लड़की को सब कुछ बोल दिया कि हाँ, मैं एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि मैं आई एम इंटरेस्टेड मोर इन द मेल जेंडर। अभी कॉमनली क्या होना चाहिए, उनसे झगड़ा होना चाहिए, शादी टूटनी चाहिए, Separate होना फिनिश, चाहिए। जी सर राइट। पर वो लड़की बोली ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल रिमेन इन अ रिलेशनशिप। इज इट क्यों? क्योंकि वो बोली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इफ यू एग्री टू माई रिलेशनशिप आई विल एग्री टू योर रिलेशनशिप। तो आज भी वो शादीशुदा है, समाज के लिए वो आज भी शादीशुदा है। बट दे कुड एबल टू आज उसको एक बच्चा हो गया है एंड दैट हस्बैंड हैज एक्सेप्टेड दैट बेबी एज हिज ओन। तो ये तो पॉजिटिव चीज बोली मैंने। जी। बट ये सर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होके बहुत सिंप्लीफाई हो सकता था यस, कि इफ दे पार्टेड वेज आप आई वाज कमिंग अप टू दैट। ओके उन्होंने अगर पार्ट किया होता, जी सर सी दैट द हस्बैंड जो था ही वाज फाइनेंशियली वेरी ऑफ, ओके वेल ऑफ था, ओके और लड़की इतनी नहीं थी। सो दे हैड अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। वो उनकी सोच है, गलत है क्या? नो, आई डोंट थिंक इट्स गलत है। जी ओके, लेकिन यस, ये जबरदस्ती जो दोनों के ऊपर हुई, ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और ये चीज आज के जमाने में बदल रही है। ये अच्छी बात है। आज के ज़माने में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसे भी कोई अलग हो सकता है, जी और वो अलग है, इसके लिए उसको दूसरी तरह से रिस्पेक्ट देना है, उसके सेक्सुअल चॉइस को रिस्पेक्ट देना है, ये हम समझ रहे हैं। तो दैट्स नॉट बैड, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट बैड। जी तभी जब ये सोसाइटी पूरी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, हर चीज पूरा समाज एक्सेप्ट करता है नहीं, कुछ तो अपोज करेंगे। अगर मेजॉरिटी समाज ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो यस, ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा। मैं क्या बोला, गलत क्या है? ये होमोसेक्सुअल जो समलैंगिक है उसको जबरदस्ती से हेट्रोसेक्सुअल बनाना, या हेट्रोसेक्सुअल को जबरदस्ती से समलैंगिक बनाना। जी और ये अवेयरनेस जो है ना, ये अवेयरनेस के लिए आज अपॉर्चुनिटीज आए हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास अपना जेंडर समझने के लिए, अपनी सेक्सुअलिटी समझने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं था, और ये अभी के 5-10 साल में ये लोग बहुत आ रहे हैं खुद को समझने के लिए। जी क्योंकि बहुत दफ़ा खुद ही वो कंफ्यूज होते हैं कि एम आई अ होमोसेक्सुअल और एम अ हेट्रोसेक्सुअल। तो ये समझने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं, ये समझने के लिए काउंसलर्स आए हैं, ये समझने के लिए बहुत संस्थाएं आगे आई हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग, जो पहले नहीं था। जी सर, पहले वो खुद का ही ओपिनियन बनाते थे। पॉजिटिवली गोइंग इन अ गुड वे, कि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो रहा है कि नाउ पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट इट। एब्सोल्युटली। Okay, sir. Thank you so much for, sir, all the wonderful answer that you have given. I
होप कि मेरे जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत सी चीज़ें समझी होगी, मेनली मिलेनियल्स, जेनजीज या फिर उनके पेरेंट्स जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट से बहुत सी चीज़ें सीखने मिली होगी, सेक्स एजुकेशन के बारे में पता चला होगा, रिलेशनशिप, लव, ये सब चीज़ों के मायने आपको समझे होंगे। और थैंक यू सो मच सागर पाठक सर, आप मेरे ये पॉडकास्ट पे आए और आपने इतना सारा नॉलेज शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू, एब्सोल्युटली थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे कई आपके सामने अलग अलग गेस्ट, अलग अलग इंडस्ट्री से मैं लेके आऊँगा जिनसे आपको बहुत सी नॉलेजेबल बातें पता चलेगी। सो देखते रहिए द निखिल मौर्य शो। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। And don't forget to like, share, subscribe, comment, and also press the bell icon for the latest video. So see you in the next podcast. This is Nikhil Maurya signing off. Bye-bye.